वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे हिंदी की, जो 30 नवंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 33 में हमें। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में भी हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान के बारे में पढ़ा था कि तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। पिछली वर्कशीट अगर आपने नहीं देखी है तो खोलो किताब चैनल पर जब आप विजिट करोगे, आपको ऊपर प्लेलिस्ट में क्लिक करके कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहां से आप क्लास 7 हिंदी वाली वर्कशीट्स में जाके देख सकते हो। अब आगे देखते हैं। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। पिछली वाली वर्कशीट से लिंक है ये आपका, क्योंकि उस पार्ट में हमें बताया था कि हर एक बच्चे का अपना अपना पेड़ होता था, वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। ऐसे ही कोई किसी के पेड़ पे नहीं चढ़ जाता था। पहले वो एक दूसरे को इनवाइट करते थे पेड़ पे चढ़ने के लिए, या परमिशन लेनी पड़ती थी एक दूसरे से, तभी एक दूसरे के पेड़ पे चढ़ पाते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान को पोलियो था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था। इसीलिए अब वो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगा तो उसकी खुद की, वो किसी पेड़ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी निजी संपत्ति नहीं मानता था, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पाता था। वो क्या कहेगा कि ये मेरा पेड़ है, इस पर मैं ही चढ़ूँगा। वो चढ़ ही नहीं पाएगा तो उस किसी पेड़ को वो अपनी निजी संपत्ति भी नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था और इसीलिए ये जो तोतो चान थी उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। और पिछली वर्कशीट में हमें बताया भी था कि तोतो चान अपने माता पिता को भी नहीं बता रही थी कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए इनवाइट कर रखा है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हो। जैसे अभी चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। सबको उसको यूज़ करने के लिए पहले पूछना पड़ता था उस पेड़ पे चढ़ने के लिए कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पे आ जाऊँ, या इनवाइट करते थे एक दूसरे को, तभी एक दूसरे के पेड़ पे चढ़ पाते थे। वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे उस पेड़ को। ऐसे ही आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हो। जैसे आपके पास कोई साइकिल है या आपका कंप्यूटर है, वो चीज़ें आप अपनी निजी संपत्ति मानते हो। आपकी परमिशन के बगैर कोई और नहीं यूज़ कर पाता है, तो वो हुई ना आपकी निजी संपत्ति। आप इसके आंसर में वो चीज़ें लिखोगे, जैसे आपके खिलौने हो गए, आपका कमरा, बिस्तर, साइकिल, कंप्यूटर, कैमरा आदि जो भी सामान आपके पास होगा, आपका कोई ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाता। पहले वो आपसे पूछता है या आप उसे खुद से देते हो तभी यूज़ कर पाता है। आपकी साइकिल होगी, आपके घर में कंप्यूटर होगा, तो आपके छोटे भाई बहन आपसे परमिशन लेंगे कि भैया मैं आपका कंप्यूटर चला लूँ, दीदी मैं आपका कंप्यूटर चला लूँ। ऐसे परमिशन लेके ही वो, क्योंकि उन्हें पता है ये भैया का है या दीदी का है, वो गुस्सा करेंगी हमें, इसीलिए वो पहले परमिशन लेते हैं, या फिर आप परमिशन देते हो कि हाँ ठीक है चला लो, तभी वो चलाते हैं। तो जो भी ऐसे आपको लगता है आपका सामान है, आप उसको यहाँ आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हों तो आप क्या पूछना चाहोगे। जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है। अब ये पेड़ से क्वेश्चन अगर पेड़ आंसर कर सकता होता, अभी तो हमें पता है पेड़ आंसर नहीं करेगा, बट अगर सोचो कि पेड़ आपके सवालों के जवाब दे सकता, तो आप पेड़ से क्या पूछना चाहते, आपको वो बताना है। जैसे आप पेड़ से पूछते कि आपकी कितनी लंबाई है, बड़े बड़े पेड़ हों तो आप पूछोगे ना कि कितनी लंबाई है, या और भी आपके मन में जो भी सवाल आए आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप हमेशा खड़े रहकर थकते नहीं हैं। अब पेड़ एक ही जगह पे खड़ा रहता है तो सबके मन में यही सवाल आता होगा, यार ये थकता नहीं होगा, पूरा टाइम खड़ा रहता है, इसका मन नहीं करता होगा बैठने का। तो क्वेश्चन पेड़ से आप यही पूछोगे, पेड़ से क्या सवाल पूछोगे वो लिखने हैं। तो यहाँ आप किसके लिए यूज़ हुआ है, पेड़ के लिए। आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, पेड़ से आप हमेशा खड़े रहकर थकते नहीं, या फिर
आप इतनी सर्दी, गर्मी, बरसात कैसे सहन कर लेते हो? अब पेड़ तो बाहर ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि धूप आ गई, धूप तो पेड़ के लिए ज़रूरी होती है, धूप नहीं होगी तो पेड़ वैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो होगा नहीं। बरसात, सर्दी, गर्मी कैसे सहन करता होगा? हम लोग तो घर में अंदर चले जाते हैं जब ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी होती है या बरसात होती है, पेड़ तो वहीं बाहर ही खड़ा रहता है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप पेड़ से पूछो कि आप इतनी सर्दी, गर्मी, बरसात कैसे सहन कर लेते हो। और भी बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, अब वो लिख देना। जितने भी क्वेश्चंस आप पेड़ से पूछना चाहो आप वो लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए। आमंत्रण और निमंत्रण, अभी आपको लग रहा होगा आमंत्रण और निमंत्रण एक ही बात है, किसी को बुलाना, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आमंत्रण और निमंत्रण में। आमंत्रण आपका इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, जबकि निमंत्रण आपका फॉर्मल इनविटेशन होता है। जैसे किसी मंदिर में या पूजा वगैरह के लिए, सत्संग वगैरह के लिए जाना हो तो आप आमंत्रित होते हो, कोई विशेष अवसर नहीं होता है। लेकिन निमंत्रण किसी विशेष अवसर पर, शादी वगैरह है तो आपको निमंत्रण दिया जाता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? आमंत्रण को अनौपचारिक बुलावा माना जाता है, जबकि निमंत्रण को औपचारिक बुलावा माना जाता है। जो मैंने अभी बताया ये आपका इनफॉर्मल होता है और ये फॉर्मल तरीके से होता है। जैसे किसी कार्यक्रम में भोजन नाश्ते की व्यवस्था हो तो लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है शादी वगैरह में, पर मंच पर भाषण करने, कविता आदि पढ़ने के लिए बुलाना हो तो आमंत्रित किया जाता है। अब जैसे आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा हो, सब बैठे हुए हैं, वहाँ जब गेस्ट को स्टेज पे आपके अगर स्पीच देनी होती है तो हम कहते हैं ना अब स्टेज पर आमंत्रित किया जाता है, मंच पर आमंत्रित किया जाता है इन्हें। हम निमंत्रित तो नहीं बोलते, वहाँ आमंत्रित बोलते हैं। आमंत्रण का प्रयोग मेहमानों की सुविधा के अनुसार किसी भी समय व्यक्ति को बुलाने के लिए किया जाता है। और दूसरी ओर निमंत्रण उस विशिष्ट घटना से संबंधित विशिष्ट बुलावा है जो विशेष तिथि पर शुरू होगा। जैसे शादी का इनविटेशन जब आपको मिलता है वो निमंत्रण होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसे नहीं आप कभी भी जब आपका मन करेगा तब चले जाओगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बुलाया जाता है। और आमंत्रण मंदिर वगैरह में जाना है, वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम सेट नहीं होता है। आप अपने घर वालों से पूछ के और पॉइंट्स ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखिए, तो आप और पॉइंट आपके घर में मम्मी पापा वगैरह से आप पूछ सकते हो और इसमें कुछ ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, वरना इतना भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? अभी हमने पढ़ा था इस स्टोरी के अंदर यासुकी चान को पोलियो है और उसके हाथ पैर काफ़ी कमज़ोर हैं। तो आपको बताना है पोलियो रोग से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। पोलियो से आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे पोलियो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करके शरीर को प्रभावित करता है। मेन तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, फिर उसकी वजह से आगे आपकी रीढ़ की हड्डी में या फिर आपके मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम आ जाती है। पोलियो की वजह से आपका नीचे वाला हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है या आप सही से उसे यूज़ नहीं कर पाते अपने हाथ पैरों को। तो आप पूरा डिटेल में लिखना चाहो पूरा डिटेल में लिख देना, वरना सिर्फ तंत्रिका तंत्र भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा। ये नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम लिख दिया हमने, फिर उसमें आगे डिटेल में लिखा जो रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पोलियो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो मौजूद तंत्रिका और कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों में पक्षघात हो सकता है या मांसपेशियों की कमजोरी पैदा हो सकती है। यह रोग रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। वैसे यहाँ क्वेश्चन में था कौन कौन से अंग, तो आपको सारा डिटेल में ही लिखना सही रहेगा। आप सारा डिटेल में लिख देना, इतना बड़ा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं? कोई 2 बातें लिखें। अब आपको घर में डांट पड़ती होगी ज़रूर किसी न किसी बात के लिए, आपको कोई 2 बातें लिखनी है। इस स्टोरी में भी हमें बताया था, लास्ट में लिखा हुआ था कि तोतो चान ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हुआ कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पे इनवाइट किया हुआ है। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि उसको डर था डांट पड़ेगी। यासुकी चान को पोलियो है, वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा, तो घर वाले गुस्सा करेंगे कि ऐसे कैसे तू उसको चढ़ाएगी पेड़ पे। तो उन दोनों ने ही अपने घर वालों को नहीं बताया हुआ था, ना यासुकी चान ने बताया था कि वो पेड़ पे चढ़ने जा रहा है, वरना उसको डांट पड़ती। आपको घर में किन किन बातों पे डांट पड़ती है, आपको वो 2 बातें लिखनी है। मैं यहाँ कई सारी बातें लिख रही हूँ जो नॉर्मल है, आप सब बच्चों को उनमें से किसी ना किसी बात पे डांट लगती होगी।
कई सुबह लेट उठते होंगे तो डांट खाते होंगे, कई रात को लेट तक जागते रहते होंगे तो डांट खाते होंगे, घर वाले कहते होंगे अरे सो जाओ इतनी लेट हो गई है। या फिर आप अपना काम नहीं करते होगे तो आपको घर वाले डांट लगाते होंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लड़ाई करते होगे तो आपको डांट लगती होगी। आपको किस चीज़ के लिए डांट लगती है वो आंसर लिखना है, कोई भी 2 बातें। मैं यहाँ कई सारे पॉइंट लिख रही हूँ। सुबह लेट उठने पर डांट पड़ती होगी, या फिर पढ़ाई या काम ना करने पे डांट पड़ती होगी, ज़्यादा देर खेलते रहते होगे या ज़्यादा टीवी देखते होगे तो भी डांट पड़ती होगी, झूठ बोलने पे तो सबको डांट पड़ती है, लेट सोने पर, अब बहुत लोगों की आदत है रात को लेट तक फ़ोन में लगे रहते हैं तो भी डांट पड़ती है कि सो जाओ कितना लेट हो गया है, फिर सुबह उठोगे नहीं। या फिर शोर करने पे, लड़ाई झगड़े करने पे भी डांट पड़ती है। तो आप कोई भी 2 बातें लिख देना जिन पे आपको डांट पड़ती है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।